नक्षत्र। जोहार में अमल जैन। नसीहत के नवाब जमहूरियत में बड़ी ठसक के साथ बोलते हैं। जब भी बोलते हैं तो यही कहते हैं कि तेरी साड़ी से मेरी साड़ी ज़्यादा सफ़ेद है। खादी का लिबास पहनकर नजाकत आ ही जाती है, भले ही किरदार के अंदर 100 झूठ पैबस्त हों। हेल्दी लोकतंत्र की कमज़ोर बुनियाद पर टिका देश का संविधान ऐसे नेताओं को भाग्य विधाता मान लेता है। आवाम भी जोर शोर से जयघोष करने लगती है। उसकी एक ही वजह है कि चंद चाटुकार बड़ी भीड़ पर आज भी भारी हैं। लेकिन ये भी सच है कि जन जागरण में शराफत का चोला पहने चंद नेताओं के दामन आज भी उतने ही गंदे हैं जितने अपराध काल की पृष्ठभूमि में हुआ करते थे। न्यायिक व्यवस्थाओं की लेट लतीफ़ी और धन की धौंस ईमानदार छवि को धूमिल कर रही है, और सत्ता भी अपराध बोध से प्रभावित होकर सुशासन का ढोल पीट रही है। सवाल यह है कि आपराधिक नियत का सत्ता के लिए समर्थन लेना कितना वाजिब है। सवाल यह है कि राजनीति के गलियारे में आपराधिक बैकग्राउंड के लोगों की एंट्री को लेकर हम, आप और तमाम राजनीतिक दल क्यों संजीदा नहीं हैं। साथ ही लाख टके का सवाल यह भी है कि आखिर कब तक आपराधिक छवि के लोग जमहूरियत का नेतृत्व करते रहेंगे। राज्य की विधानसभाओं से लेकर देश की लोकसभा में जिस तरह से आपराधिक छवि के नेताओं की घुसपैठ बढ़ रही है, उसने स्वस्थ लोकतंत्र की परंपराओं पर बड़े सवाल कर दिए हैं। आज हम आपको भाग्य विधाता में दिखाएंगे कि झारखंड में सत्ता में रहने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज किस तरह से आपराधिक चरित्र वाले नेताओं को गले लगाती रही हैं। तो आइए देखते हैं सियासत के लिए ये दाग अच्छे हैं। ये उमा शंकर के लिए बैंड क्यों मंगवाया है? मंगवाना पड़ता है डॉक्टर। अरे क्यों मंगवाना पड़ता है? कल उठकर मिनिस्टर बन गया तो। सर ये बताइए आखिर मोटिव क्या था हत्या का? अरे मोटी वोटी कुछ नहीं, हम जितनों का काम तमाम किया सब पतली थी बिल्कुल। नहीं मकसद क्या था? अच्छा मकसद था पॉलिटिक्स में करियर बनाना। पॉलिटिक्स में करियर? देखो भैया बात साफ है कि चपरासी बनने के लिए एमकॉम चाहिए और पॉलिटिक्स के लिए क्रिमिनल रिकॉर्ड चाहिए। यह फिल्म 2005 में आई थी। फिल्म का नाम है क्या कूल हैं हम। इस फिल्म के सीन को आप देखकर ये समझ गए होंगे कि राजनीति में फिलहाल भारत में क्या हो रहा है। सियासत के करिंदे लाख दावा करें कि वो बेदाग हैं और उन्होंने समाज सेवा के उद्देश्य से राजनीति में कदम रखा है, लेकिन राजनेताओं की भीड़ में बड़ी तादाद ऐसे लोगों की भी है जिनकी पृष्ठभूमि आपराधिक प्रवृत्ति की रही है। झारखंड की सियासत में भी कई मौक़ों पर ऐसे ही मंजर देखने को मिले हैं, जहां सत्ता में आने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने आपराधिक छवि वाले लोगों को तवज्जो दी है। झारखंड की सत्ता में अपराधीकरण को जानने के पहले नेशनल आंकड़ों को भी समझना होगा। झारखंड अकेला राज्य नहीं है जहां अपराधी प्रवृत्ति वाले नेताओं की तूती बोलती है, बल्कि अन्य प्रदेशों में भी राजनीति का अपराधीकरण हुआ है। यहाँ तक कि देश के सबसे बड़े सदन भी इससे अछूते नहीं हैं। साल दर साल बढ़ती अपराधी प्रवृत्ति के नेताओं पर लगे दाग भी अब सत्ताधीशों को रास आने लगे हैं। तो चलिए सबसे पहले बताते हैं लोकसभा में कितने सांसद हैं जिन पर गंभीर आरोप हैं। 2014 में हुए चुनाव में 55 करोड़ 40 लाख मतदाता अपना वोट डालने के लिए 9 लाख केंद्रों में अपना काम छोड़कर कतार में लगे। 464 राजनीतिक दलों के 8,250 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी। बुरी खबर यह है कि चुने गए 543 सांसदों में से 1/3 यानी 34% के खिलाफ आपराधिक मुकदमे थे। ये एडीआर की रिपोर्ट है। जहां 2004 में ये आंकड़ा 24% था, 2009 में ये बढ़कर 30% हो गया। रिपोर्ट कहती है कि नेताओं पे लगे कुछ आरोप मामूली या राजनीति से प्रेरित थे।
लेकिन 20% से ज़्यादा नए सांसदों के खिलाफ हत्या की कोशिश, सरकारी अधिकारियों पर हमला और चोरी जैसे गंभीर आरोप थे। अब भारत के आम चुनाव वास्तव में आसान नहीं रह गए हैं। समय के साथ इनमें प्रतिस्पर्धा भीषण रूप से बढ़ गई है। 2014 में 464 दल चुनावी मैदान में थे, जबकि 1952 में हुए पहले चुनाव में केवल 55 दलों के बीच ही मुकाबला था। इस बढ़ते मुकाबले का अर्थ आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि भारत में सत्तारूढ़ बीजेपी और मुख्य अपोजिशन पार्टी कांग्रेस समेत लगभग सभी दल दागी उम्मीदवारों को मैदान में उतारते हैं। उसकी वजह क्या है, इसे भी समझना बहुत जरूरी है। चुनावों का बढ़ता खर्च और इसमें पैसे की डाउटफुल व्यवस्था होती है, जहां पार्टियां और उम्मीदवार अपने चंदे और खर्चों को कम करके दिखाते हैं, ये तो सच है। इसका मतलब है कि पार्टियां स्व वित्त पोषित उम्मीदवारों में दिलचस्पी दिखाती है, जो पार्टी के सीमित खजाने से धन लुटाने की बजाय उल्टा पार्टी को ही फंडिंग करने में अपना योगदान देते हैं। इनमें से कई उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड हैं जनाब। 3 स्तर में बटे भारत के लोकतंत्र में 30 लाख राजनीतिक पद हैं। हर चुनाव में काफी संसाधनों की जरूरत पड़ती है। कई पार्टियां निजी मिल्कियत की तरह हैं, जिसे प्रभावी हस्तियां या फिर खानदान चला रहे हैं और जिनमें आंतरिक लोकतंत्र की भारी कमी है। ये परिस्थितियां मोटी जेब वाले मौका परस्त कैंडिडेट की मदद करती हैं। एक रिसर्च के दौरान ये भी पता चला है कि साफ सुथरी छवि वाले कैंडिडेट के चुनाव जीतने की उम्मीद केवल 6% होती है, जबकि आपराधिक रिकॉर्ड बनाने वाले कैंडिडेट का जीत का रेशियो 18% होता है। यह रिसर्च 2003 और 2009 के बीच विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उन कैंडिडेट्स के बीच किया गया जिनके खिलाफ केस पेंडिंग है। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में लोकसभा में चुनकर आए 542 सांसदों में से 185 सांसदों के नाम आपराधिक मुकदमे हैं, यानी देश के 34% सांसद आपराधिक रिकॉर्ड के हैं। इसी रिपोर्ट के मुताबिक 185 में से 112 सांसदों पर तो गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। हालांकि साल 2009 की लोकसभा में आपराधिक रिकॉर्ड वाले सांसदों की संख्या 158 थी, जो इस बार के मुकाबले थोड़ा कम है। तो ये थे लोकसभा के चुनावों में आपराधिक प्रवृत्ति के नेताओं के आंकड़े जो हम आपको बता रहे थे। अब आपको लिए चलते हैं झारखंड विधानसभा की ओर। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक देश के 29 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में दागी मंत्रियों के प्रतिशत के मामले में झारखंड 91% के साथ अव्वल है। यहाँ के कुल 11 में से 10 मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से 9 के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले हैं। झारखंड के कुल 81 विधायकों में से 52 विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से 41 विधायकों के ऊपर गंभीर आपराधिक मामले हैं। बीजेपी के कुल 37 एमएलए में से 22 पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से 15 विधायकों पर गंभीर आपराधिक मुकदमे हैं। उधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के 19 विधायकों में 12 पर आपराधिक मुकदमे हैं। तो झारखंड विकास मोर्चा भी अछूता नहीं है, उसके 8 में से 5 पर तो। उधर दूसरी तरफ कांग्रेस के 7 में से 2 पर तो गंभीर आपराधिक मामले हैं। कई विधायकों पर मालूम है आरोप गठित हो चुका है और सजा होने के बाद उनकी सदस्यता भी चली गई है। उसमें कौन कौन है? एनओ सिक्का, अमित महतो, कमल किशोर भगत शामिल हैं। इतना ही नहीं, राज्य के 14 में से 5 सांसदों पर भी आपराधिक मामले चल रहे हैं। इसमें साफ सुथरी भाजपा के 2 सांसदों पर भी गंभीर आपराधिक मामले हैं, जो पार्टी विद डिफरेंस कहती है। वैसे झारखंड में जो भी सरकारें अभी तक बनी हैं, उन सरकारों का सरोकार ऐसे मंत्री विधायकों से जरूर रहा है जो आपराधिक पृष्ठभूमि से आते हैं या फिर सत्ता में आने के बाद उन पर मुकदमे दर्ज हुए हैं। झारखंड की एक और विडंबना है कि झारखंड में
2014 के पूर्व जितनी भी सरकारें बनी थी वो अल्पमत की सरकारें थी, जिस वजह से निर्दलीय या क्षेत्रीय दलों के दागी विधायकों का समर्थन मजबूरी में लिया गया। लेकिन वर्तमान सरकार भी जो पूर्ण बहुमत की सरकार होने का खुद दावा करती है, उसका भी दामन दागियों से भरा पड़ा है। अचंभे की बात यह है कि 2009 में जहां 73% विधायकों पर क्रिमिनल चार्जेस थे, वहीं 2014 में जीतकर आए 68% एमएलएज पर क्रिमिनल चार्जेस हैं। वहीं अगर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस की बात करें तो 2009 में जहां 47% विधायकों पर आरोप थे, वहीं 2014 में करीब 53% विधायकों पर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं। मतलब साफ है कि पिछले चुनावों के बनिस्बत सीरियस क्रिमिनल केस के आरोपियों का प्रतिशत बढ़ गया है। एडीआर कहता है कि राज्य के जिन 55 विधायकों पर आपराधिक आरोप हैं, उनमें से 35 विधायकों पर आरोप फ्रेम किया जा चुका है, चार्ज फ्रेम किया जा चुका है, जिनमें से बीते 4 सालों में कुछ को सजा भी हो चुकी है। 2014 में चुनाव आयोग में दाखिल किए गए दस्तावेजों के मुताबिक 3 विधायकों पर हत्या जैसे संगीन आरोप हैं, जबकि इरादतन हत्या के आरोप में 5 विधायकों पर मामले दर्ज है। वहीं 3 विधायकों पर महिला उत्पीड़न का मुकदमा भी दर्ज है। एक विधायक ऐसा भी है जिस पर किडनैपिंग का आरोप है। किडनैपिंग का आरोप। अब आपको बताते हैं कि किस पार्टी के कितने विधायकों पर क्रिमिनल केस चल रहे हैं। अब आपको सरकार के उन चेहरों से थोड़ा थोड़ा मुखातिब कराते हैं जिनके ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। वैसे तो बहुतों पे हैं। हम आपको बता दें कि हम जो आपको दिखा रहे हैं वो एडीआर की रिपोर्ट के आधार पर दिखा रहे हैं। हो सकता है कि अब तक कई मामले खत्म कर दिए गए हों अथवा कईयों पर चार्ज फ्रेम हो गया हो। तो चलिए बात करते हैं रघुवर दास में श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के मंत्री राज पलिवार की। मंत्री जी पर कुल 3 केस हैं एडीआर के अनुसार, जिनमें आईपीसी की 7 गंभीर धाराएं लगी हुई हैं, जबकि आईपीसी की अन्य 24 धाराओं में आरोपित हैं। चलिए थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं आपके पास। हुक्मरानों सुनो तो सही, पानी की एक बूंद दे दो, चुनाव के नाम पर ही सही थोड़ी खैरात ही दे दो। हक बोलेंगे तो खताबार हो जाओगे तुम, लोकतंत्र के पहरेदारों हमें जीने का अधिकार दो। देखिए भाग्य विधाता, प्यास जो बुझती नहीं, सिर्फ नक्षत्र न्यूज पर। ब्रेक के बाद फिर आपका एक स्वागत है। अब आपको बताते हैं एक ऐसे विधायक के बारे में जिन पर सरकार ने मेहरबानी करने की कोशिश तो की थी, लेकिन कोर्ट से उसे फटकार खानी पड़ी। ये कोयलांचल की धरती से आने वाले झारखंड विकास मोर्चा की टिकट पर जीते एक ऐसे विधायक हैं जिनका खौफ पूरे कोयलांचल में सिर चढ़कर बोलता है। उनका नाम है ढुल्लू महतो। कई गंभीर आरोप हैं उन पर। हाल ही में इन पर बीजेपी की नेता कमल कुमारी ने यौन शोषण तक का आरोप लगाया है, लेकिन ढुल्लू महतो की दबंगता की वजह से शिकायत दर्ज होने में काफी समय लग गया। वहीं इस मामले में बीजेपी के नेताओं ने भी तौबा करना ही उचित समझा। ये सिर्फ बानगी है जो कि ताजा तरीन है, लेकिन ढुल्लू महतो के दामन में लगे दाग इतने गहरे हैं जिन्हें मिटाने के लिए सरकार भी काफी बेचैन है। लेकिन दाग हैं जो धुलने का नाम ही नहीं लेते। जी हां, ढुल्लू महतो के ऊपर एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक
कुल 10 मुकदमे दर्ज हैं और उन पर आईपीसी की कुल 70 धाराओं में आरोप हैं, जिनमें से 18 धाराएं काफ़ी गंभीर हैं। उनके ऊपर हत्या के इरादे से किए गए हमले के 3 आरोप हैं। साथ ही एक मुकदमे में खतरनाक हथियार रखने का भी आरोप दर्ज है। इसके अलावा कई मामले पब्लिक सर्वेंट को धमकी अथवा पिटाई करने के भी हैं। इन 120 बी जैसे इन पर धाराएं भी लगाई गई हैं। इसके बाद भी सरकार की ओर से ढुल्लू पर चल रहे मुकदमों को वापस लेने की अर्जी देना सवाल तो खड़े करता ही है। बीजेपी सरकार में शामिल हुए झारखंड विकास मोर्चा के विधायक गणेश गंझू को भी उनका भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। गणेश गंझू पर हत्या का एक मुकदमा चल रहा है, तो एक मुकदमा हत्या के इरादे से किए गए हमले का है। इन पर कुल 2 केस दर्ज हैं, जिनमें आईपीसी की 2 गंभीर धाराएं लगी हुई हैं। ढुल्लू महतो और गणेश गंझू दोनों ही जेवीएम के उन 6 विधायकों के हिस्सा हैं जो चुनाव जीतने के बाद पार्टी से बगावत कर लिया और सरकार में रघुवर सरकार में शामिल हो गए। अब सवाल उठता है कि उन बागी विधायकों पर कार्रवाई के नाम पर तारीख दर तारीख के बाद भी अभी तक आखिर फैसला क्यों नहीं हो पा रहा है? उसका सीधा जवाब यह है कि जब संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति ही आईपीसी की धाराओं का आरोपी हो तो भला न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है? जी हम बात कर रहे हैं विधानसभा के अध्यक्ष जो बीजेपी के विधायक भी हैं, उनके ऊपर भी हत्या के आरोप हैं और उन पर आईपीसी की धारा 302 लगी हुई है। उन पर पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की भी चार्ज है, एडीआर बताता है। खैर, राजनीतिक परिवेश में अपराधियों की घुसपैठ को रोकने के लिए क्या सरकार अलग से कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से कार्रवाई नहीं कर सकती? क्योंकि सभी का ध्यान उन्हीं पर रहता है। अगर आम लोगों के मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाया जा सकता है तो अलग से कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि विधायकों और मंत्रियों पर लगने वाले आरोपी की सुनवाई एक अलग तरह की कोर्ट में, फास्ट ट्रैक कोर्ट में क्यों नहीं हो सकती? अगर सरकार ऐसा करती है तो आरोपी विधायकों को झूठे मुकदमों से राहत तो मिलेगी ही, साथ ही इतने करोड़ जनता के बीच ये मैसेज जाएगा कि कानून की नज़र में सब बराबर है। लेकिन सरकार ऐसा करने से घबराती है क्योंकि उन्हें सत्ता के खिसकने का डर बना रहता है। आप जान के अचंभित हो जाएंगे कि पूरे देश में 48 सांसद विधायक ऐसे हैं जिन पर महिला अपराध के सबसे अधिक मामले दर्ज हैं और इसमें 45 विधायक और 3 सांसदों पर आरोप है। एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि इसमें सबसे ज़्यादा बीजेपी के 12 विधायकों पर महिला अपराध के मामले दर्ज हैं। देश के विभिन्न राज्यों में करीब 1500 विधायकों पर आपराधिक मामले देश की विभिन्न अदालतों में लंबित हैं। 1500 विधायक। यहाँ एक प्रश्न बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है, वो ये कि हमारी सरकार, हमारे नेता जिन्हें हम चुनते हैं अपने समाज की, अपने राज्य की और अपने देश के विकास के लिए, और जिससे हम उम्मीद करते हैं, जिस पे हम भरोसा करते हैं कि वो ज़मीनी स्तर से मदद करेंगे आगे बढ़ने में, हमें एक बेहतर जिंदगी के साथ एक बेहतर देश बनाने में। सरकार जिसे हम खुद चुनते हैं एक बेहतरीन लोकतांत्रिक प्रणाली के आधार पर, जहां अपनों में से अपना एक नेता बनाते हैं अपने पूरे भरोसे के साथ। पर ऐसा क्यों होता है कि वो हमारा भरोसा तो जीत नहीं पाते पर चुनाव हर 5 साल में जीत जाते हैं? ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत की राजनीति कुछ दशकों से एक काले दौर से गुजर रही है, जहां पंडित नेहरू के समय की साफ सुथरी राजनीति का प्रचलन था। समाज के बुद्धिजीवी लोग समाज के विकास के लिए राजनीति में आते थे और एक ईमानदार राजनीति होती थी। विकास की जगह अपने विकास में ही ये नेता 5 साल लगा देते हैं। ऐसा सभी नहीं पर अधिकांश तो जरूर हैं और राज्य स्तर पर तो सबसे ज़्यादा। ऐसे में यहाँ ये बात समझने की भी ज़रूरत है कि बहुत सारे क्षेत्रों में एक बेहतर उम्मीदवार की कमी भी जनता को लगभग हर चुनाव में बहुत खलती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में यहाँ कुछ तो अधूरा लगता है, जहाँ एक बड़ी पार्टी या एक अमीर उम्मीदवार
अपना प्रचार प्रसार बहुत ही भव्यता के साथ कर लेता है, वहीं एक छोटी पार्टी का या फिर गरीब उम्मीदवार का चुनावी प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा फीका रहता है पैसों के अभाव में। 2014 के चुनावों में बीजेपी जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, उसके पीछे मोदी लहर को नकारा नहीं जा सकता। ये बात सच है कि बीजेपी और आजसू के अधिकांश विधायकों के जीत के पीछे पार्टी और पीएम नरेंद्र मोदी की एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पर विडंबना यह है कि बीजेपी आजसू गठबंधन की इस सरकार में 49 में से कई विधायकों पर फिरौती, हत्या या हत्या की कोशिश, अपहरण जैसे दर्जनों आपराधिक मामले चल रहे हैं। दुख की बात यह है कि देश का संविधान ऐसे लोगों को तब तक चुनाव लड़ने की अनुमति देता है जब तक आपराधिक मामले अदालतों में सिद्ध न हो जाए। और यह बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि ऐसे मामलों में अदालतों को कितना समय लग जाता है। और जब बात किसी नेता या बड़े आदमी की हो तो कभी कभी तो दशकों बीत जाते हैं, आदमी मर जाता है और नतीजा कुछ नहीं निकलता। बहरहाल राजनीति के किरदारों में झूठ, अपराध की प्रवृत्ति पर रोक लगानी है तो एक ईमानदार पहल तो सरकार को ही करनी होगी। जनता पहले भी निरीह थी और आज भी अपनों से ही प्रताड़ित है। चलिए, किसी शायर ने कहा है, तबाह कर दिया अहबाब को सियासत ने, तबाह कर दिया अहबाब को सियासत ने, मगर मकान से झंडा नहीं उतरता है, मगर मकान से झंडा नहीं उतरता है। जैसा कि हम हमेशा करते हैं, राजनीति से हट के अलग बात करते हैं, कुछ मूड हल्का करते हैं और संवेदनाओं से जुड़ी हुई कविता आपको सुनाते हैं। आज गुलजार की कविता सुनाते हैं। हिंदुस्तान में दो दो हिंदुस्तान दिखाई देते हैं, एक है जिसका सर नवे बादल में है और दूसरा जिसका सर अभी दलदल में है। एक है जो सतरंगी थाम के उठता है, दूसरा पैर उठाता है तो रुकता है। फिरका परस्ती, तोहम परस्ती और गरीबी रेखा, एक है दौड़ लगाने को तैयार खड़ा है, अग्नि पर रखकर पांव उड़ जाने को तैयार खड़ा है। हिंदुस्तान उम्मीद से है। आधी सदी तक उठ उठकर हमने आकाश को पोंछा है, सूरज से गिरती गर्द को छान के धूप चुनी है। 60 साल आज़ादी के हिंदुस्तान अपने इतिहास के मोड़ पर है। अगला मोड़ और मार्च पर पांव रखा होगा, हिंदुस्तान उम्मीद से है। भाग विधाता में आज बस इतना ही बात करेंगे। हम ये चाहते हैं कि भारत इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इसमें राजनीति को अपराध से कम दूर करना चाहिए। और तकरीबन बहुत सारे प्लेटफॉर्म से इस बात की चर्चा भी होती रही है, रिफॉर्मेशन की बात होती रही है, सरकारें भी गंभीर रही हैं, लेकिन हाथी के दांत की तरह। बाहर के उनके दांत दूसरे हैं, खाने के दांत दूसरे हैं। राजनीति में आपराधिकीकरण, जो क्रिमिनलाइजेशन है, लगातार बढ़ता जा रहा है। फिर भी हमको और आपको अपना सेहत का पूरा ख्याल रखना चाहिए और एक चीज़ का वचन लेना चाहिए कि झारखंड में ईमानदारी बरकरार रहेगी, भ्रष्टाचार को जगह नहीं देंगे और अपने बहुत सुंदर राज्य को साफ सुथरा रखेंगे, अपने शहर को साफ सुथरा रखेंगे, घर के अगल बगल जितनी भी गंदगी है उसको साफ सुथरा रखेंगे। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। जोहार।